वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये 5 अंक का पक्का मैट्रिक वाले स्टूडेंट से देख ले, वरना पछताएंगे फिर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले से ऑलरेडी आपके लिए अवतल दर्पण बना रखा था, क्योंकि इसको बनाने में दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है और आप लोग फिर वीडियो देखते नहीं भाग जाते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको बना दिया था। ठीक है। तो आप लोगों को समझना है यहाँ पर कि हमने एक अवतल दर्पण बना लिया है जिसका नाम एन इंडेक्स रखा है, और ये दर्पण का प्रधान अक्ष है जिसका बिंदु P ध्रुव है, ये फोकस है, P वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच एक वस्तु रखी गई है, नाम इस वस्तु का AB है। यहाँ से किरण आपतित की गई है जो परावर्तन के बाद सीधे फोकस से होकर बाहर निकलती है। दूसरी किरण आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र से होकर निकलती है और दर्पण से टकराकर उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। इससे क्या समझ में आया दोस्तों कि जो हमने वस्तु रखा था अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब जो है मुझे C तथा F के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। और वस्तु से आप ये देख सकते हैं प्रतिबिंब छोटी है ना, वस्तु बड़ा दिख रहा है आपको और प्रतिबिंब आपको छोटा दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दो कि ये वस्तु जो है वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब C तथा F के बीच में, ये सारा कुछ मैंने भी पढ़ा रखा है पहले से। ठीक है। तो पहले से इसको मैंने पढ़ा रखा है, आप वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों, अब एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा है, जैसा कि लिखा है मैंने, माना कि एन इंडेक्स एक अवतल दर्पण है। ठीक है। जिसका प्रधान अक्ष, तो एन इंडेक्स एक अवतल दर्पण है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जिसका प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष आपका हो गया वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र तथा अनंत पर रखी गई वस्तु, यानी एक वस्तु, तो प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु AB, जिसका मैंने नाम यहाँ AB लिखा है, AB का प्रतिबिंब हमें, तो रखी गई एक वस्तु AB का प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस, मैं यहाँ पर तथा छोड़ चुका हूँ, लिख देता हूँ, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है, जैसे कि प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम में आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको लिखने आता है। अब हमें क्या करना है, देखना है P से F, जैसा कि आप देख रहे हो P से F की दूरी, यदि P से F की दूरी, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, PF। क्या लिखने वाले हैं, PF। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, PF। PF क्या आता है, तो यहाँ P से F की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको हम -F लिखते हैं। अगर आपको पता है -F क्यों लिखा जा रहा है, तो आप जाकर चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो देख लें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। PF क्या हो गया, तो PF जो है यहाँ से फोकस दूरी है और इसको -F से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे P से B की दूरी, तो PB डैश। देखिए PB डैश, तो PB डैश क्या है, आप बोले कि भाई ये तो प्रतिबिंब दूरी हो गई, तो प्रतिबिंब दूरी हो गई, तो देखिए जैसा कि P से PB डैश है, तो यहाँ प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम माइनस में भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी अगली दूरी की बात करेंगे, P से एकदम बिल्कुल C की दूरी, तो P से C की दूरी जो होगी उसको हम क्या लिखेंगे, PC। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो PC क्या हो गया, जैसे कि मैं आपको PC बताने वाला हूँ, PC क्या होता है, तो PC जो है, देखो P से C की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम -r लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को -r लिखा जाता है। और माइनस क्यों लिखा जा रहा है, मैं आपको चिन्ह परिपाटी में बता चुका हूँ। तो क्या हम -r को -2f लिख सकते हैं, बिल्कुल जी। यहाँ से यहाँ की दूरी f और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी f, तो 2f मिल करके PC का दूरी को तय कर लेता है, इसलिए PC बराबर -r, या हम कह सकते हैं इज इक्वल टू -2f। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और PB, अब PB की दूरी क्या है भाई, तो PB क्या है, तो P से B की दूरी जो है ये हमारा वस्तु दूरी है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस का यू, वस्तु दूरी को -u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, PF, तो P से F की दूरी -F हो गया, P से B डैश की दूरी -B हो गया, P से C की दूरी -R हो गया, जिसको हम -2f भी लिख सकते हैं, और P से B की दूरी जिसको हम -2 लिख सकते हैं। तो PF क्या हो गया दोस्तों, फोकस दूरी -F, PB डैश प्रतिबिंब दूरी -B, PC क्या आपको दिख रहा है, PC आपका है वक्रता त्रिज्या -2f या -r लिख सकते हैं। PB को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो PB को लिख सकते हैं -u लिख सकते हैं। -u क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वस्तु दूरी है। ठीक है। अब एक बात है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, बना दिया।
अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा, ध्यान देना, आगे चलना है, क्या करना है, लिखूंगा। अब त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, सी में। आप कहोगे यार ये त्रिभुज क्यों ले लिया आपने? देखो, जब कोई वस्तु सीधी खड़ी है तो यहाँ बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जिस वस्तु का प्रतिबिंब सी तथा ए के बीच में बनता है तो यहाँ भी वस्तु सीधी खड़ी है, तो इसके इस स्थान पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसा कि पहला त्रिभुज है ए बी सी, ये वस्तु हमारा, देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ए बी सी, ए बी सी है ना, इसको ए बी सी त्रिभुज कहेंगे। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज आ रहा है, उसी प्रकार से देखो ए डैश बी डैश सी, ये गौर से देखो, आपको दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या हम लोगों को दिखना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो कि समकोण त्रिभुज है, ये समझने के लिए लिखा है, इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, अब गौर से देखिए, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, और यहाँ पर जहाँ वस्तु की प्रतिबिंब बनती दिख रही है, यहाँ गौर करके देखिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री आपको दिख रहा है। तो ये त्रिभुज आपका और ये त्रिभुज आपका, इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखो त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज को लिखा, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, तो मैंने इस त्रिभुज को लिखा। क्लियर? अब तो समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज में हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी, एंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब ये मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, जैसे देख लो आप, जैसा कि देखो एंगल ए बी सी, तो यहाँ देखो ए बी सी, यानी बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये 90 डिग्री का कोण आप देख सकते हो यहाँ पर भी बन रहा है, इसलिए मैंने लिखा हूँ इक्वल में एंगल ए डैश बी डैश सी। तो ए डैश बी डैश सी यानी यहाँ का कोण यहाँ के कोण का इक्वल है, तो प्रत्येक 90 डिग्री का हो गया, और जब 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज है। समझ रहे? अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ और यहाँ गौर से जरा देखिएगा, ये आपको सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपको दिख रहा है, आमने सामने का कोण दिख रहा है, तो इसलिए मैं दोनों कोणों को एंगल को बराबर लिखता हूँ, ठीक है, दोनों कोणों के एंगल को क्या करूंगा, बराबर लिखूंगा एंगल ए सी बी, गौर कीजिए एंगल ए सी बी, ए सी बी, यहाँ पर सी के बारे में बताया जा रहा है, एंगल ए सी बी, और यहाँ लिखेंगे एंगल ए डैश सी बी डैश, क्या लिखेंगे एंगल ए डैश सी बी डैश, ठीक है। अब ये कौन सा कोण हो गया, तो ये सम्मुख कोण के कारण ऐसा है ना, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण। अब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ एंगल ए डैश सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए सी बी, तो ए सी बी कौन हुआ, ए सी बी, यानी जो यहाँ पर कोण बन रहा है, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर एंगल ए डैश सी बी डैश, देखो एंगल ए डैश सी बी डैश, तो ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, ये क्या है, सम्मुख कोण। तो जिस त्रिभुज में दो कोण अगर इक्वल है, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज आपका, यह भी आपका त्रिभुज है, इसमें जो कोण है वही सेम कोण यहाँ भी है, इसमें जो कोण है यहाँ सेम कोण है, तो अगर दोनों कोण आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ का कोण इक्वल है और यहाँ यहाँ का कोण इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, समरूप हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप, ए बी सी समरूप, आपका त्रिभुज है ना ए बी सी समरूप, किसके समरूप हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डैश
बी डैश सी। अब ये त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, समरूप हो गया। क्यों समरूप हो गया, इसका मैं कारण बताता हूँ। इसको लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि यार इसने ऐसा क्यों लिखा, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन। रीजन क्या है कि इस त्रिभुज एबीसी में बी पर 90 डिग्री बन रहा था, और इस त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में बी पर भी 90 डिग्री बन रहा था। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या उभयनिष्ठ हो गया, क्या इक्वल हुआ, क्या कॉमन हुआ, 90 डिग्री कॉमन हो गया। और फिर दूसरी बात आप देख लो कि त्रिभुज ए बी सी में और यहाँ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये दोनों आमने सामने का कोण क्या हो गया, जैसे सभी मुख कोण भी बोलते हैं इसको, इक्वल हो गया। तो अगर कोई दो त्रिभुज है उसमें दो कोण आपको इक्वल दिख रहा है तो ये त्रिभुज क्या हो जाता है दोस्तों, समरूप हो जाता है। और ये साइन, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, साइन जो आपको दिख रहा है, ये समरूप का है, ठीक है, ये सिंबल समरूप का है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, समरूप हो गया दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो इस डायग्राम के इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को गौर से देखें, यानी ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। क्लियर। और जब आपको पता होना चाहिए, जब ये त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए बी, यानी ये ए बी को इस ए बी के बराबर में इस तरह से लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश। मैंने आपको क्या बताया, क्या बातें समझ में आई कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, देख सकते हो ए बी बटा ए डैश बी डैश। क्लियर। और साथ ही साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ बी सी बटा बी डैश सी। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो लिख लेते हैं बी सी, देखो बी सी, ये बी सी आपका हो गया, बी सी बटा क्या लिखूंगा, बी डैश सी, बी डैश सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी डैश सी। क्लियर, बी डैश सी लिख लिया। अब देखो आगे मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं क्या करूंगा कि मैं इसको लिखूंगा ए बी सेम टू सेम उतार दूंगा और ए डैश बी डैश सेम उतार दूंगा, लेकिन बी सी में कुछ परिवर्तन करूंगा। बी सी को मैं लिख सकता हूँ, तो देखो बी सी आखिर है कहाँ पर, देख लो बी सी आपका यहाँ है, बी सी आपको यहाँ दिख रहा है, तो बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस, देखो बी पी माइनस सी पी। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, मैं बताता हूँ बी पी माइनस सी पी। अब आप सोचेंगे कि यार ये इस तरह से इन्होंने कैसे लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बी सी आखिर क्यों लिखा हुआ है, क्या वजह होगा, बी सी लिखने का कारण क्या होगा। तो देखो मैंने बी सी बटा बी डैश सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप होने की वजह से उनकी संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में विभाजित हो रही थी, तो हमने बी सी बटा बी डैश सी लिख दिया। अब आप कहेंगे यार बी सी को आपने ऐसा लिखा है, इसका क्या रीजन है, देखो आप गौर से देखना, बी से सी की दूरी बी सी है, तो बी सी, तो यहाँ से पूरा देखो, यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी देखो, तो बी सी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्या इसका रास्ता है, तो आप पूरी बीपी में से, पूरी बीपी में से आप सीपी घटा देंगे, तो यहाँ से हो गया पूरा बीपी, ये बीपी हुआ, अब बीपी में सब सीपी घटा देंगे तो बीसी बचेगा, इसलिए हमने क्या लिखा बीपी माइनस सीपी। रीजन समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, फिर बटा करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ बी डैश सी, अब बी डैश सी कहेंगे सर इसको भी चेंज करेंगे, बिल्कुल इसको भी चेंज करेंगे। तो बी डैश सी को पहले आप देख लो, बी डैश सी, बी डैश सी, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अगर हम पूरा सी पी में से बी डैश पी को माइनस कर दें, बिल्कुल, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सी पी, सी पी माइनस क्या कर दिए, सी पी माइनस बी डैश पी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखिए समझिए, बीपी माइनस सीपी, क्लियर, और यहाँ देखिए सीपी माइनस बी डैश पी,
देखिए ऐसा क्यों? देखिए बी सी जो आप देख रहे थे यहाँ पर चित्र में, जैसे कि देख लो बी डैश सी, तो बी डैश सी यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, तो अब आपको इतना देखना है, बी से सी को देखना है, तो क्या मैं सीपी में से बी डैश पी को हटा दूं, पूरा यहाँ से यहाँ सीपी है, इस पूरे सीपी में से अगर बी डैश पी को घटा दूं, यानी पूरे में से मैं इतना घटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? बी डैश सी बचेगा। तो मैंने क्या किया है, वही तो किया है कि हमने भी सीपी में से बी डैश पी घटा दिया है। हमने सीपी में से बी डैश पी को घटा दिया, तो हमारा क्या बचा? बी डैश सी। तो ये मेरा यहाँ बन गया बी डैश सी के लिए मैंने सीपी माइनस बी डैश पी घटा दिया है, तो हमारे पास बी सी के स्थान पर इतना लिखा जा सकता था। क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा। फिर हम लेते हैं समीकरण एक, इसको क्या मानते हैं? समीकरण एक। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आप देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो सारा कुछ मैंने लिखकर आपको दिखा दिया है। अब आगे चलूंगा दोस्तों, इसलिए मैं आज व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर पूरा बनाना संभव नहीं है। व्हाइट बोर्ड छोटा है तो उस पर पूरा आ ही नहीं सकता। अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी आपको छोटा छोटा दिखेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर आप कमेंट करेंगे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया है पूरा। ठीक है, समीकरण एक आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट में। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना है, इन दोनों त्रिभुज को मैंने समरूप साबित कर दिया है। अब इन दोनों त्रिभुज को गौर से देखो, यहाँ पर इन दोनों को समरूप साबित कर दिया गया है। अब इन दोनों को आप समरूप साबित कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोग जब भी दर्पण सूत्र को सिद्ध कीजिएगा तो एम पी जो आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है आपको ना, तो वहाँ पे आपको काम करना है। मैं आपका है ना प्रॉब्लम को जरूर दूर कर दूंगा, आप समझते रहो देखते रहो। देखो इसको इस तरह से लंब खींच लेना है। ठीक है, लंब खींच लेना है और ये पी को यहाँ रख लेना है, यानी पी बिंदु को यहाँ लेके चले आएंगे। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ 90 डिग्री इसको शो कर देना है, एक लंब खींच ले जाएगा और इसी प्रधान अक्ष पर इसको यहाँ लाकर लंब डाला जाएगा इस पर, और यहाँ 90 डिग्री दिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग यहाँ पर पी है ना, दोनों सेम ही होता है, और इसका कारण भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप एफ बराबर आर बाई टू को जाकर देखोगे तो वहां पर मैंने इसका कारण बता दिया है, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देखा समझा। अब इन दोनों त्रिभुज को देखना है दोस्तों, मैंने एक पेपर दूसरा लेना पड़ेगा मुझे, तो दोस्तों ये मेरे पास एक पेपर है, मैंने इसको बता दिया है आप सभी को। अब देखिए इस पेपर में हम आते हैं। क्लियर? ध्यान से समझिए। अब हमें क्या करना है जरा गौर से समझना है आप सभी को। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखिए त्रिभुज एम पी एफ मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जैसा कि समीकरण आपने देख लिया एक, अब समीकरण दो बना के दिखाते हैं। आप देखिए त्रिभुज एम पी एफ लीजिएगा, लाइट चली गई है, काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो त्रिभुज एम पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में देखिए त्रिभुज एम पी एफ हो गया, एम पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। यहाँ पर क्या है लिखेंगे, देखिए एम पी बटा ए डैश बी डैश हो सकता है, तो लिखिए एम पी बटा क्या हो गया, पहले यहाँ पर ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिखेंगे, एंगल एम पी एफ, पहले इसको सीध कर देंगे, ये समरूप त्रिभुज है, एंगल एम पी एफ लिखेंगे, एंगल एम पी एफ क्या हो गया, एंगल एम पी एफ यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ, बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ हो गया, ए डैश बी डैश एफ प्रत्येक कितना डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल एम पी एफ 90 डिग्री है और एंगल ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 90 डिग्री। तो एंगल एम पी एफ 90 डिग्री और एंगल ए डैश बी डैश एफ यहाँ पर भी कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अभी तो लिख दिए, अब लिखेंगे इस तरह से एंगल एम एफ, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल एम एफ पी। ठीक है, एंगल एम एफ पी, एम एफ पी, एंगल एम एफ पी लिख देते हैं, एंगल एम एफ
पी, एंगल ए एफ पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ क्या होगी बी डैश। मतलब यहाँ देख सकते हैं ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण आपको समझ में आ गया। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंगल एम पी एफ, तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ एंगल ए डैश बी डैश एफ, यहाँ 90, यहाँ 90 और एक 90 डिग्री दिया है। एम पी एफ, देखिए यहाँ पर एम पी एफ और इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ, एंगल ए डैश बी डैश एफ, यहाँ और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और आगे देखिएगा एंगल एम पी ए, एंगल एम एफ पी, एंगल एम एफ पी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ बी डैश, ये क्या हो गया, सम्मुख कोण के कारण। कौन सा कोण हुआ, सम्मुख कोण, कोण के कारण, ठीक है। ये दोनों सम्मुख कोण हो गए और यहाँ 90 डिग्री हो गई, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा मैंने लिख दिया है तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर इसीलिए क्या हो गया, त्रिभुज, यहाँ पर मैंने त्रिभुज लगा देना है, ठीक है, त्रिभुज लगा दिया, इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये क्या हो गया, इसमें त्रिभुज एम पी एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, क्यों समरूप हो गया दोस्तों, तो आप देखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से, ये क्या होता है कोण समरूपता, जैसे कि मान लीजिए आपके पास त्रिभुज एम पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों त्रिभुज में आप देखोगे यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ दोनों के लिए मैंने 90 डिग्री दिखा दिया है, और यहाँ पर यहाँ तो सब देख सकते हैं ट्राइंगल एम एफ पी हो गया, ट्राइंगल एम एफ पी, ट्राइंगल एम एफ पी को देखेंगे एंगल ए डैश एफ बी डैश, तो ये जो है ना सामने वाला कोण, ये कौन सा होगा, सम्मुख कोण के कारण। जब दो त्रिभुज एक जैसे हैं और दोनों में मतलब एक जैसे हों यानी एक जैसा दिखते हों, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, अगर इन दोनों त्रिभुज में दोनों, जैसे कि देख सकते हैं इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण इक्वल है और सम्मुख कोण भी इक्वल है, एक दोनों त्रिभुज एक समान दिखते हैं, यानी आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, और उसमें अगर दो कोण आप देख सकते हैं, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है, सामने वाला भी कोण बराबर है, तो दो कोण अगर दिख रहा है, किसी त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के समान दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोण कोण समरूपता से दो त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर ये समरूप होता है, ठीक है, समरूपता से। यहाँ पर भी करते हैं समकोण त्रिभुज, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ऐसा हो रहा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्लियर। तो ये हो गया आपके सामने। अब देखो दोस्तों आगे हम बताते हैं आप सभी को, ठीक है, एम पी बटा ए डैश बी डैश, क्लियर। अब ये बराबर है, किसके बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको पी एफ बटा बी डैश एफ, पी एफ बटा, ध्यान दीजिएगा, पी एफ बटा बी डैश एफ, पी एफ बटा बी डैश एफ, मैं लिखूंगा पी एफ बटा, देखो पी एफ बटा क्या लिखूंगा, देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको समझना है, ठीक है, हड़बड़ में बताऊंगा समझ नहीं पाऊंगा। पी एफ बटा बी डैश एफ, मैंने क्या लिख दिया, बी डैश एफ, अब मैंने इसको लिख दिया। तो जैसे इस त्रिभुज में हम देख रहे थे इन दोनों में कि बी सी बटा ये बी डैश सी हो रहा था और ए बी बटा ए डैश बी डैश हो रहा था, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, एम पी बटा ए डैश बी डैश, क्लियर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ देख सकते हैं कि पी एफ बटा जो आपको पी एफ दिख रहा है, पी एफ बटा बी डैश एफ हो रहा है, तो पी एफ बटा बी डैश एफ हो गया, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा ए बी बटा ए डैश बी डैश। आप बोलेंगे सर आप अभी यहाँ पर एम पी लिख रहे थे लेकिन यहाँ पर आपने ए बी क्यों लिख दिया, इसको समझने के लिए चित्र में आना होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि हमने एम पी, ये हमारा एम पी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम पी है और एम पी की जगह पर हमने ए बी लिखा है, तो एम पी के स्थान पर ए बी क्यों लिख दिया, एम पी के स्थान पर ए बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखेंगे एम पी
की जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ए बी की ऊंचाई होगी, क्योंकि ए बी उसी प्रधान अक्ष पर खड़ा है और वो जो किरण सीधी आपतित हो रही थी तो उन दोनों के बीच में ही उतनी ही दूरी पर खड़ा है, यानी उतनी ही हाइट पर खड़ा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की जितनी ऊंचाई है तो यहाँ से यहाँ की उतनी ही ऊंचाई होगी। तो प्रधान अक्ष पर दोनों खड़े हैं और दोनों किरण उसके सर से ऊपर होकर निकल रहा है, कि इससे यहाँ की दूरी और इससे यहाँ की दूरी बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एम पी को मैंने क्या लिख दिया, ए बी। एम पी बराबर है ए बी, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। बराबर हम क्या करेंगे, बराबर आपको पी एफ जो है, आपको कुछ नहीं करना। पी एफ जो लिखा, पी एफ सेम टू सेम रहेगा। पी एफ मैंने लिख दिया पी एफ, लेकिन थोड़ा सा बी डैश एफ को आप लोगों को देखना होगा। तो बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी डैश एफ को हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर समझिए, बी डैश एफ को, बी डैश एफ को समझ रहे हैं ना, यही बी डैश एफ है। तो अब यहाँ से यहाँ को आपको देखना है, तो यहाँ से यहाँ देख समझिए, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी, बी डैश पी माइनस में क्या हो जाएगा, एफ पी। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख दिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बी डैश एफ है, तो यहाँ पर देखिए बी डैश एफ ये हुआ, यहाँ से हटा दिए बी डैश एफ। तो अगर मैं पूरे बी डैश पी से, पूरे बी डैश पी से एफ पी को घटा दे या पी एफ को घटा दे, कुछ भी बोले आप, तो अगर मैं इसको घटा दूं तो क्या मेरा मान वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं बी डैश पी को, यहाँ से बी डैश पी को, यहाँ से यहाँ की लेंथ समझ रहे हो कितनी दूरी है इसकी, अगर इस दूरी में से पूरी दूरी, यहाँ से पूरी दूरी को, इस दूरी को घटा दे, यानी पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दे, तो बस कितनी दूरी बच जाएगी, और इस दूरी को क्या कहेंगे, बी डैश एफ, जैसे कि बी डैश एफ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए हमने क्या किया है, हमने यही किया है कि पूरे बी डैश एफ को निकालने के लिए पूरे बी डैश पी में से एफ पी को घटा दिया है, सिंपल। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज लिख कर दिखा देता हूँ जो आपको समझना है। क्या लिखता हूँ, चूंकि एम पी बराबर ए बी, एम पी बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। तो देखिए यहाँ पर एम पी और ए बी दोनों को ऊंचाई सेम है, इसलिए मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों करना क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से हमने ऐसा कर दिया है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 आप देख सकते हैं, इसमें ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 में भी देखिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और समीकरण 1 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। इन दोनों में, समीकरण देखो 1 में और समीकरण देखो 2 में, दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो दोनों कॉमन हो गए, इसलिए दोनों को हमने काट दिया, दोनों एक दूसरे से कट गए। अगर दोनों एक दूसरे से कट चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बच गया बी पी माइनस सी पी बटा सी पी माइनस बी डैश पी। क्लियर, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या बताया, ए बी से ए बी कट गया तो ये वाला पार्ट बच गया आर एच एस पार्ट, इसमें भी आर एच एस पार्ट बचा हुआ है, इसको लिख लेंगे बराबर में पी एफ बटा बी डैश पी माइनस एफ पी, माइनस क्या लिख दिया एफ पी। तो यही बचा ना हमारे पास। अब इस जो हमारे पास बचा, जो हमारे पास दिख रहा है, जो हमारे पास बच रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर इस वैल्यू को रखेंगे। आइए वैल्यू को कैसे रखते हैं समझिए। तो देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले क्या लिखा बीपी, तो बीपी यहाँ पर आप देख रहे हो, तो बीपी आप देख सकते हैं, यही बीपी हमारा है। तो पीबी बोले या बीपी बोले, जैसा कि ये जो आपके सामने बीपी या पीबी, जैसे पीबी हुआ तो इसको हम बीपी भी बोलते हैं, यानी बी को पहले पी को बाद में करेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बीपी की वैल्यू क्या है, माइनस यू के बराबर है, तो हम इस बीपी पर क्या रखेंगे, माइनस यू रख देंगे, फिर ये माइनस का साइन है, फिर यहाँ सीपी या पीसी, तो देखिए पीसी की जो दूरी है, वैल्यू है क्या है, -2f,
यहाँ पर माइनस आपको लिख देना है 2f। क्लियर। अब आपको बटा में जैसे बटा वैसे लगा देना। फिर सीपी है तो सीपी आप देख सकते हैं, सीपी यही होता है ना, इसी को हम लोग सीपी बोलते हैं। तो यहाँ पर सीपी को फिर से -2f लगा देंगे, यहाँ पर -2f लगा देंगे और यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर बी डैश पी है तो बी डैश पी को क्या बोलेंगे, देखिए बी डैश पी, तो यहाँ पर बी डैश पी पी या बी डैश बोले या बी डैश पी बोले, बात बराबर है। तो माइनस भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है दोस्तों, माइनस का भी लिखना है। ये तो मेरा क्लियर हो गया। इज इक्वल टू अब देखना है पी एफ, तो पी एफ क्या हो गया, पी एफ माइनस एफ हो गया, तो मैं इसको माइनस एफ लिख दूंगा। और आगे देखिएगा बी डैश पी, तो बी डैश पी कितना है, माइनस भी है, तो माइनस भी लिख दूंगा। अब माइनस भी लिखने के बाद यहाँ पर देखिएगा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ पी लिखा हुआ है, तो एफ पी क्या है, एफ पी बोले या पी एफ बोले, माइनस एफ लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर माइनस क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। अब दोस्तों इसको आराम से बनाएंगे, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ गया। मैंने वैल्यू को यहीं से लिखा है पहला नंबर पेपर से, तो आप भी यहाँ से वैल्यू बैठा देना और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना घर पर, ठीक है। मैं आपको इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे ध्यान से समझिए मैं कैसे इसको बनाता हूँ, ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, माइनस भी लिख दूंगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ हो जाएगा 2f, यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 2f, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से प्लस, और ये का भी हो जाएगा। फिर आपको माइनस एफ लिखा हुआ है, फिर आपको माइनस का भी लिखना है, फिर माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, फिर आपका एफ लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस यू प्लस 2f लिखा हुआ है, तो माइनस यू प्लस 2f लिख देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का भी, प्लस का हो जाएगा एफ, तो ये प्लस का एफ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू लिख देंगे, और माइनस एफ है तो माइनस एफ को लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर माइनस एफ है, मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ। देखो ये एफ इस तरह से तो माइनस लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अच्छे से मैं काट के लिख देता हूँ। ये इक्वल टू अब दिख रहे हैं ना, तो देखिए माइनस एफ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस एफ, और इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, तो माइनस का कितना हो गया 2f, प्लस का कितना हो गया भी। अब आप देख सकते हैं इतना लिख दिया है हमने। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग सही से इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस यू को इससे गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, यू में भी से गुना करने पर क्या हो जाएगा यू भी। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, यू में एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यू एफ। क्लियर। प्लस माइनस माइनस, 2f में भी से गुना करेंगे 2f भी, प्लस प्लस प्लस, 2f में f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा आप लोग, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस के बाद आप एफ में 2f से करेंगे तो यह भी बन जाएगा 2f स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, अगर आप माइनस एफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइनस का क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका 2f स्क्वायर है और यहाँ भी आपका 2f स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमें लिखना पड़ेगा यू भी, माइनस में क्या लिखना पड़ेगा यू एफ, माइनस में क्या लिखना पड़ेगा 2f भी, ठीक है। और फिर क्या लिखना होगा, यहाँ पर माइनस का एफ भी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान से तो समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मैं यूं ही लिख देता हूँ, यू भी माइनस यू एफ लिख दिया, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है माइनस का एफ भी, ठीक है। तो माइनस का एफ भी है और इधर से माइनस का 2f भी उधर भेजूंगा, ये प्लस का हो जाएगा 2f भी। अब क्या होगा, अब यही होगा कि मैं यहाँ लिख दूंगा यू भी, माइनस का हो जाएगा यू एफ इज इक्वल टू, अगर आप 2f भी में से एक f भी घटा देते हैं तो आपको कितना बचेगा, सिंपल f भी बचेगा, ठीक है, f भी बचेगा। अब आपको क्या करना है, अतः दोनों ओर दोनों ओर दोनों ओर यू एफ भी से भाग देने पर, तो आपको उसको भाग देना है, भाग देने
पर भाग दीजिए। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा कि इसको जैसे था वैसे लिख देंगे, यू भी माइनस, ठीक है, यू भी माइनस यू एफ लिख देंगे और यहाँ पर एफ भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भाग लगा देंगे, यहाँ भाग लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे यू एफ भी, यहाँ पे लिखेंगे यू एफ भी, यहाँ पे लिखेंगे यू एफ भी, ठीक है। क्या होगा, एफ भी से एफ भी कट गया, ठीक है, और यहाँ देखिए यू से यू कट दिए हम लोग, एफ से एफ को काट दिए और यहाँ से यू से यू को काट दिए और भी से भी को काट दिए। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा तो वन बच गया, और यहाँ क्या बचा, एफ बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो वन बचा, और यहाँ पर क्या बच गया, भी बच गया, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा है तो वन बचेगा, और नीचे क्या बचा, यू। तो आपको ऐसा दिखा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ, इसलिए देखो वन बाई एफ है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, वन बाई एफ लिखूंगा इज इक्वल टू वन बटा यू लिखूंगा, माइनस वन बाई भी को उस तरफ सेंड करूंगा, उस तरफ भेज दूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वन बटा भी। इसलिए मैं इसको सीधा लिख दूंगा वन बटा एफ इज इक्वल टू वन बटा भी प्लस वन बटा यू, यानी आप वन बटा यू को पहले प्लस वन बटा भी को बाद में भी लिख सकते हैं या पहले आगे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों यही जाकर आपका प्रूव्ड हुआ। यहाँ पर आपको 5 अंक मिलेगा एग्जाम में, जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट है। तो इसको बनाने के लिए मैंने अपने 2 पेपर बर्बाद किया, और आप समझ सकते हैं कि अभी रात का 11 बज रहा है, ठीक है, और सभी लोग सो गए हैं, पर मैं सोच रहा हूँ नहीं, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना दूँ ताकि वो देखें, उन्हें अच्छा लगे, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। और देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने इसको देख लिया। उसके बाद आपको मैं दूसरा पेपर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।